अरे ओ चश्मिश, जरा रुको तो सही। जी मैम। क्या जी मैम बकरी की तरह मिमिया रही हो? सामने सीनियर्स बैठे हैं और तुम हमें इग्नोर करके निकल रही हो। ना नमस्ते, ना हेलो, ना कुछ। अरे रेखा देखो तो सही, किताबों का पहाड़ ऐसे ले जा रही है जैसे पूरे कॉलेज का सिलेबस ये आज ही खत्म करेगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर शायद तुम्हें पता नहीं मैडम कि कॉलेज के पहले दिन सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उन्हें खुश करना होता है, तभी कॉलेज में दाल गलती है। टीना ने जैसे ही अपने सीनियर्स की ये सब बातें सुनी तो वो समझ गई ये सब उसकी रैगिंग करने वाले हैं। वो तुरंत नीचे देखते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी, अरे रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? हमें इग्नोर करने की सजा जानती हो? वो क्लास के लिए देरी हो रही है बस इसलिए। अरे क्लास के लिए चश्मिश मैडम लेट हो रही है, लगता है आज ही टॉप करेगी। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तेल लगाकर 2 चोटी करके आने से और गोल गोल चश्मा लगाने से कोई टॉपर नहीं बनता। राहुल की बात सुनकर रिहा और उसके सभी दोस्त हंसने लगे। गाइस गाइस गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कम ऑन चश्मिश, कुछ गाकर सुनाओ। अरे यार, बहुत दिन हो गए, कोई ढंग का एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। गाना नहीं चलेगा, जरा हिंदी जैसे नाच के दिखाओ। प्लीज मुझसे नहीं होगा, मुझे डांस नहीं आता। अरे ऐसे कैसे नहीं नाचना, गाना तो पड़ेगा ही। डोंट वेस्ट आवर टाइम, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। अच्छा छोड़ो, जब नहीं आता ना तो एक काम करो, कबाड़ी वाले की तरह आवाज लगाओ ना और कबाड़ देकर जाने के लिए बोलो ना। टीना चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। रेहा और उसके चारों दोस्त जोर जोर से टेबल बजाने लगते हैं। तभी टीना घबराकर रोने लगती है। अरे जितना रोगी उतना ही सख्त टास्क मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल को किस करना पड़ जाए। श्वेता की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे। प्लीज मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन हम तो ऐसे वाले सीनियर ही है। चलो छोड़ो, अब तो लगता है तुम राहुल को किस करके ही मानोगी। टीना के पांव डर से कांप रहे थे और राहुल धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। अरे जल्दी करो या ये भी मैं करके दिखाऊं। कबाड़ी वाला कबाड़ दे दो। ओ गॉड, ये चश्मिश, इसकी इतनी बेसुरी आवाज। चल बेटा, तेरा हो गया। राहुल यार, कर इसे किस और आगे बढ़, इसने तो आज आधा दिन खराब कर दिया। रेहा की बात सुनते ही उसके सारे दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगे। राहुल उसके गाल के एकदम नजदीक आया। टीना ने आंखें कसकर बंद कर ली और फिर झटके से खुद से दूर हो गया। वो क्या है ना, आज मेरा मूड नहीं है, बैड लक। टीना खुद को काफी बेइज्जत महसूस कर रही थी। वो रोते हुए जल्दी से वहां से भाग गई। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगी रेहा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं तुझे ऐसे रुलाऊंगी। अगर ये ना कर पाई तो मेरा नाम भी टीना नहीं। इसके बाद कैंटीन का माहौल धीरे धीरे शांत होता है। विक्की और राहुल हंसते हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म करते हैं। अरे यार रेहा, आज तो मजा ही आ गया, रोतलू थी एकदम। लेकिन राहुल ने एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हाँ थी तो वो, पर लगता है पढ़ाई में टॉप करेगी। खैर जो करना था कर दिया, अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे आज थोड़ा ज्यादा हो गया। सभी अपने क्लास में चले गए। फिर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई और असाइनमेंट के बीच रैगिंग की वो बातें पुरानी हो गई। रिहा और उसके दोस्त अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए और टीना भी धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में सेट हो गई। आखिरकार सीनियर्स का फेयरवेल आया और सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। तो रिहा, कॉलेज खत्म करके अब आगे क्या प्लान है? कहाँ सेटल हो रही हो? यार पापा ने अपने पास मुंबई बुलाया है और शायद कोई लड़का भी देखा है। मैं तो अगले हफ्ते ही मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग। ऑल द बेस्ट यार, सब अपनी अपनी दुनिया में खोने वाले हैं। वक्त का पहिया तेजी से घुमा। कॉलेज छूटे 10 साल बीत गए। रेहा शादी के बाद त्रिपाठी परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसी रमी कि उसे कॉलेज का वो दौर एक धुंधला सा सपना लगने लगा। उधर टीना भी कॉलेज खत्म करके लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। नई जॉब, नए लोग और नए माहौल के बीच वो भी अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई, लेकिन उसके दिल का वो गुस्सा और वो रैगिंग की बात दिमाग के किसी कोने में आज भी जिंदा थी। जाने क्यों, वक्त का मरहम उस जख्म को भर नहीं पाया था। 10 साल में दोनों अपनी अपनी जिंदगी में पूरी तरह आगे बढ़ चुके थे, पर किस्मत कब किसको मिला दे कुछ नहीं कहा जा सकता। 10 साल बाद त्रिपाठी सदन का हॉल, सासुमा और रेहा काम कर रही है। सुशांत कमरे के दरवाजे से झांक रहा है। अरे रेहा बेटा, वो जो लड़की वाले हैं ना, उनकी फोटो देखी तुमने? अरे मम्मी जी, मेरे देखने से क्या होगा, देवर जी को दिखाइए ना। मैं तो तैयार हूँ, अब आप लोग अपना देखो भाई। फिर क्या था, त्रिपाठी जी का पूरा परिवार अपने घर के छोटे बेटे के लिए लड़की देखने बड़ी कार से निकल गया।
रेहा, राम, सुशांत और सासू माँ सभी सोफे पर बैठे थे। तभी टीना हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। जैसे ही टीना रेहा का चेहरा देखती है, उसका हाथ कांप जाते हैं और प्याली खटखटाती है। जी चाय। अरे आप डरो मत, हम लोग वैसे टिपिकल ससुराल वाले बिल्कुल नहीं है। कितनी प्यारी लड़की है मम्मी जी, आओ मेरे पास बैठो। तुम सिर्फ हमारे घर की बहू नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी बनोगी। अरे वाह बड़ी बहू जी, आपकी बातें सुनकर ही दिल खुश हो गया। समधन जी सच में बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपको इतनी गुणी और सुलझी हुई बड़ी बहू मिली है। आज के जमाने में ऐसी जिठानी कहाँ मिलती है जो देवरानी को पहली नजर में ही छोटी बहन बना ले। अरे समधन जी, मेरी रेहा तो इस घर की लक्ष्मी है। पूरे घर को एक धागे में बांध कर रखा है इसने। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि टीना को हमारे घर में कभी माँ और बहन की कमी महसूस नहीं होगी। जी बिल्कुल, मुझे तब टीना की कोई चिंता नहीं है। इतना अच्छा ससुराल, इतनी प्यारी सासू माँ और ऊपर से बहन जैसी जिठानी। मेरी बेटी तो राज करेगी आप लोगों के बीच। बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीदी ऐसा नाच नचाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। मम्मी आप सही कह रही हैं, दीदी को देखकर मेरा सारा डर ही गायब हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिलने वाली है। सुशांत क्या देख रहे हो भाई, अब तो तुम्हारी होने वाली पत्नी ने भी हमारी रेहा को हरी झंडी दे दी है। भैया भाभी की पसंद हमेशा बेस्ट होती है। बेस्ट टाइम तो अब शुरू होगा जेठानी जी। टीना बेटा, तुम्हें ये शादी मंजूर तो है ना? कोई दबाव तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी, मुझे भी ये शादी मंजूर है। फिर क्या था भाई, चट मंगनी पट ब्याह हुआ और टीना त्रिपाठी परिवार की छोटी बहू बनकर आ गई अपने ससुराल। शादी के बाद त्रिपाठी सदन की रसोई थी। रेहा गैस पर खीर बना रही थी, तभी टीना वहां आती है। रेहा प्यार से टीना से कहती है, टीना ये लो, तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाया है, छोटे से तोहफे समझ कर रख लो। और सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मैंने खीर बनाई है। तुम बस इसमें ड्राई फ्रूट डाल दो और सबको सर्व कर देना। मैं जरा चिंटू को देखकर आती हूँ। रेहा कंगन देकर रसोई से बाहर जाती है। टीना कंगन को घूर कर देखती है और फिर तुरंत नमक का डिब्बा उठाकर पूरी खीर में पलट देती है। ये कंगन देकर मुझे खरीदना चाहती है। खाओ खीर, अब देखना जेठानी जी सासू माँ कैसे तुम्हारी क्लास लेती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर त्रिपाठी जी, सासू माँ और राम बैठते हैं। सासू माँ खीर का चम्मच मुंह में डालती है और तुरंत थूक देती है। अरे ये क्या है, खीर में नमक है? खीर किसने बनाई है? मम्मी जी, दीदी ने बनाई है। नमक? रेहा तो कभी ऐसी गलती नहीं करती मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तो चीनी ही डाली थी। तभी रेहा देखती है कोने में खड़ी टीना धीरे से मुस्कुरा रही है। रेहा को लगता है बेचारी नई नई आई है, डर गई होगी। अरे मम्मी जी चिल्लाइए मत। हाँ वो मेरे से ही गलती होगी। चीनी और नमक का डिब्बा बिल्कुल एक जैसा है ना, तो शायद मैंने ही गलती से नमक डाल दिया। टीना तो बेचारी नई नई आई है, उसे क्या पता। टीना तुम परेशान मत हो, मैं अभी 2 मिनट में दूसरी मिठाई लाती हूँ। ये औरत इतनी सीधी कैसे बन रही है? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और मुझ पर प्यार लुटा रही है। रेहा तुरंत किचन में जाकर दूसरी मिठाई लाकर सबको परोस देती है। सब खा लेते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। 2 हफ्ते बाद एक दिन टीना ससुर जी के कमरे के बाहर के गलियारे में थी। टीना हाथ में तेल की बोतल लेकर फर्श पर गिरा रही थी। इस बार तो ससुर जी गिरेंगे और सुबह फर्श साफ करने की जिम्मेदारी रेहा दीदी की थी। मजा आएगा जब पूरा घर रेहा दीदी की क्लास लेगा। वहां से त्रिपाठी जी और राम गुजरने वाले होते हैं। पैरों की आहट पाकर टीना तुरंत छिप जाती है, लेकिन अचानक जाने कैसे सुशांत फोन पर बात करते हुए वहां से तेजी से निकलता है और उसका पैर फिसल जाता है। सुशांत धड़ाम से गिरता है। अरे बाप रे, मेरी कमर। अरे सुशांत भाई संभाल के, ये तेल कैसे आए यहाँ? रेहा रसोई से दौड़कर आती है। वो जमीन पर पड़े देवर और तेल को देखती है, फिर वहीं खड़ी टीना के हाथ में छिपाई बोतल भी देख लेती है। सुशांत उठो उठो, राम जी ने पकड़ी है। टीना तुम घबरा मत, जल्दी से सूखा कपड़ा और पोछा लेकर आओ। ये घर है या कोई अखाड़ा? सुबह सुबह ये तेल किसने गिराया यहाँ? रेहा ने साफ देख लिया था कि टीना के हाथ में तेल की बोतल है, जिसे वो अपनी साड़ी के पल्लू से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रेहा के दिमाग में एक पल के लिए शक की घंटी बजी कि सुबह सुबह टीना तेल लेकर ससुर जी के कमरे के बाहर क्या कर रही थी, लेकिन उसने परिवार के सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। तभी सुशांत के चीखने की आवाज सुनकर सासू माँ भी हड़बड़ाती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे ये क्या अनर्थ हो गया मेरा सुशांत? अरे बेटा तुझे कितनी जोर से लगी है, और ये फर्श पर इतना सारा तेल किसने फैलाया है? सुबह सुबह पोछा किसने लगाया था इस घर में? और किसने लगाया होगा भाग्यवान, रोज सुबह बहू ही तो सफाई करती है, ये क्या लापरवाही है रेहा। हाँ रेहा, आज तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? इतना सारा तेल फर्श पर बिखरा पड़ा है।
रेहा, तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या बात है, जब से छोटे की शादी हुई है तुझसे गलती कुछ ज्यादा ही हो रही है। टीना कोने में खड़ी होकर मन ही मन बेहद खुश हो रही थी और इस तमाशे का मजा ले रही थी। मजा आ गया। जेठानी जी, खाओ ना सासू माँ की डांट, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मम्मी जी, पापा जी, आप सब शांत हो जाइए। फर्श पर पोछा तो मैंने ही लगाया था, लेकिन ये तेल मैंने नहीं गिराया। पर हो सकता है चिंटू सुबह उठकर खेल रहा था ना, तो वो मालिश वाली बोतल उसके हाथ से छूट गई हो और मेरा ध्यान ना गया हो। गलती मेरी है, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था। अरे तो चिंटू ने गिराया होगा तेल, वो तो छोटा बच्चा है। सुशांत जी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। राम जी, आप जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन लगाइए ना। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग प्लीज गुस्सा मत होइए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी तुरंत फर्श साफ कर देती हूँ। चल चल, अब ज्यादा दुखी मत हो, चिंटू की शरारत होगी। हमें पता है तू जानबूझकर ऐसा तो करेगी नहीं। राम, जा डॉक्टर को फोन लगा। और रेहा, तू पहले सुशांत के पैर पर हल्दी चूना लगा दे। रेहा तुरंत पोछा उठाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है और जाते जाते टीना को देखकर मुस्कुरा देती है। टीना ये सब देखकर पूरी तरह चिढ़ जाती है और अपने पैर पटकने लगती है। धत तेरी की, पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। यह औरत इतनी आसानी से कैसे बच निकली? सासू माँ तो इस पर शेर की तरह दहाड़ रही थी और इसने 2 मिनट में सबको चूना लगा दिया। इसके पैर पड़ने लगे। अब मुझसे तो ये अपनी जेठानी की मानता और बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। दिन पर दिन टीना के मन में जेठानी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वहीं रेहा भी यही सोच रही थी, आखिर टीना ने ऐसा क्यों किया। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इस बात को 1 महीना बीत गया। एक दोपहर जब राम, सुशांत और त्रिपाठी जी सब ऑफिस गए थे, सासू माँ कमरे में सो रही थी, रेहा नहाने गई थी और चिंटू हॉल में अकेला खेल रहा था। बहुत प्यार दिखाती है ना जेठानी। अब जब इसका कलेजे का टुकड़ा गायब होगा तब देखूंगी इसका प्यार। आज तो अच्छे से रुलाऊंगी जेठानी जी को। चिंटू, आ जाओ बेटा, तुम्हें चॉकलेट दिला देती हूँ। हाँ चाची। टीना चिंटू को गोद में उठाती है और घर से बाहर निकलकर कुछ दूर रहने वाली ननद के घर चली जाती है। दीदी, ये लीजिए चिंटू, इसे खिलाइए आज आप ही। वो क्या है ना, रेहा दीदी को थोड़ा मार्केट जाना था इमरजेंसी में, तो उन्होंने कहा आधे घंटे के लिए चिंटू को आपके पास छोड़ दो। अच्छा ठीक है भाभी, छोड़ के जाओ, मैं खिला लूंगी चिंटू को। वैसे भाभी साथ नहीं आई? नहीं ना दीदी, वो बस घर पर रेडी हो रही हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। टीना चिंटू को अपनी ननद को देकर वापस घर आ जाती है। वहीं रेहा नहाकर बाहर आती है। चिंटू वहां नहीं था तो वो पूरे घर में पागलों की तरह उसे ढूंढती है। चिंटू, चिंटू कहाँ है? मम्मी जी उठिए ना, देखिए चिंटू हॉल में नहीं है। क्या हुआ? अरे अभी तो यहीं खेल रहा था, कहाँ गया? सब घर आ जाते हैं, चिंटू को ढूंढने लगते हैं, पर चिंटू नहीं मिलता। रेहा का तो रो रो कर बुरा हाल था। वहीं चिंटू 1 घंटे में ही रोने लगा तो रेहा की ननद चिंटू को गोद में लिए घर के अंदर आती है। अरे रेहा भाभी, आप लोग मार्केट नहीं गए क्या? चिंटू बहुत रो रहा था तो मैंने इसे वापस लेकर आई। मार्केट? कौन सा मार्केट? मैं तो घर में ही थी। पर छोटी भाभी ने तो मुझसे कहा कि रेहा भाभी को मार्केट जाना है, इसलिए चिंटू को उनके पास छोड़ रही है। टीना, ये क्या बकवास है? तुमने ननद से झूठ क्यों बोला? रेहा पागलों की तरह बच्चे को ढूंढ रही थी। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? हम कितना परेशान हो गए थे। अगर चिंटू को ले गई थी तो घर पर बताना था ना। यहाँ भाभी ने रो रो कर आधी जान दे दी और तुम भूत बनी खड़ी हो। एक के बाद एक सारे घर वाले टीना को डांटने लगे। टीना पीछे हटने के बजाय जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में नफरत थी। हाँ, मैंने झूठ बोला। मैंने ही चिंटू को वहां छुपाया था और ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी। इस घर में आने के बाद जो भी गड़बड़ हुई, खीर में नमक, फर्श पर तेल, वो सब मैंने किया था। पर क्यों टीना? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब से तुम इस घर में आई हो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी छोटी बहन से बढ़कर प्यार किया, अपनी हर कीमती चीज तुम्हें दे दी, फिर तुमने ये सब क्यों किया? प्यार किया तुमने मुझसे? सीरियसली? 10 साल पहले नेशनल कॉलेज का वो पहला दिन याद है, रेहा सीनियर, जब तुमने पूरी कैंटीन के सामने मुझे कबाड़ी बनाया था और उस लड़की को मुझे किस करने के लिए कहा। जब मेरी रोती हुई आंखों का तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मजाक उड़ाया था, तुम्हारी वजह से मैं महीनों रोई। तुम्हें याद है वो तुम्हारे दोस्त? मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस रेहा। इतना सुनते ही रेहा शॉक्ड हो गई। वो पीछे हटती है, उसका दिमाग सन हो जाता है। टीना, तुम वो जूनियर तुम थी? सच कहूं तो मुझे वो बात याद भी नहीं टीना। 10 साल का समय बहुत लंबा होता है। मैं पूरी बदल चुकी हूँ। कॉलेज की उस बेवकूफी और हवाबाजी ने तुम्हारे दिल पर इतना गहरा घाव दिया था, मुझे अंदाजा भी नहीं था। लेकिन यकीन मानो, वो सब मेरा बचपना था। दोस्तों के साथ हवाबाजी में शायद उस दिन तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन हमने वो सब मजाक में किया था। मुझे माफ कर दो टीना, सच में।
मुझे अपने उस बचपने पर बहुत पछतावा भी हुआ था बाद में, पर तुम कभी मुझे मिली ही नहीं कि मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। अब तुम मुझसे जो मर्जी सजा ले लो, पर प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बहन माना है। बहू, रेहा ने जो कॉलेज में किया वो गलत था, पर तब वो बच्ची थी, आज वो लड़की नहीं है। इससे शादी के बाद तुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया है, तेरी हर गलती को छुपाया है। अब तू ही सोच, बदले की इस आग में तू कब तक जलेगी। टीना रेहा की तरफ देखती है, जो सिर झुकाए सच्चे दिल से रो रही थी और अभी भी उसका हाथ थामे हुई थी। टीना का गुस्सा और नफरत रेहा के सच्चे प्यार के सामने पूरी तरह पिघल जाता है। दीदी, आप मुझे माफ कर दो। मैं बदले के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि आपका ये निश्चल प्यार देख ही नहीं पाई। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं और मैं एक मासूम बच्चे को भी बीच में ले आई। मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी, घर वाले भले ही तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें माफ कर दे, पर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकलो यहाँ से। इतना कहकर सुशांत गुस्से में वहां से चला गया। उसने महीनों टीना से कोई बात नहीं की। टीना दुखी रहती थी, ये सब रेहा से देखा ना गया। आखिरकार वो सुशांत के पास गई और उसे प्यार से समझाया और टीना को माफ करने को कहा। अपनी भाभी के कहने पर सुशांत टीना को माफ कर देता है और अब त्रिपाठी परिवार में सिर्फ खुशियां थी। शहर के एक पॉश मार्केट में दोपहर के वक्त सूरज आसमान से आग उगल रहा है। शालिनी हाथ में कपड़े का थैला लिए पैदल चल रही है। उसने एक बेहद सिंपल सूती साड़ी पहनी है, माथे पर पसीना है। तभी एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है। अंदर फुल एसी में काम्या बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए बैठी है। ओह माय गॉड शालिनी, तुम इस कड़कड़ाती धूप में झुलसी हुई सड़क पर पैदल, और ये हाथ में थैला। सच में यार, कॉलेज के बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अरे काम्या, कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो? हाँ, वो बस पास की मार्केट से घर के लिए ताजी सब्जियां लेने आई थी। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, बस इसलिए। सेहत डार्लिंग, इसे सेहत नहीं मजबूरी कहते हैं। इस धूप में तो मेरी स्किन टैन हो जाए। देखो, मुझे बिना एसी कार के मैं घर से पैर बाहर तक नहीं रखती। मेरे हस्बैंड में जो शहर के इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे साफ कह रखा है कि काम है तुम्हें जो चाहिए बस उंगली उठाओ। आखिर पति कमाता ही किस लिए है? पत्नी के उड़ाने के लिए ही तो। हाँ वो तो है, पर जरूरत से ज्यादा खर्च और दिखावा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। घर की चीजें खुद करो तो मन भी लगा रहता है। ओह प्लीज, ये ओल्ड फैशन बातें बंद करो, खुद काम करना। हाँ, मेरे घर में तो चार चार नौकर लगे हैं, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब वो करते हैं। मैं तो बस आराम करती हूँ या किटी पार्टी। खैर चलो, मुझे लेट हो रहा है, ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम अपनी ये पैदल यात्रा जारी रखो, बाय। कामे कार का शीशा ऊपर चढ़ाकर कार तेजी से भगा कर ले जाती है। शालिनी चुपचाप पैदल ही आगे बढ़ जाती है। शाम को अमित ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। सोफे पर ढेर सारी शॉपिंग बैग्स बिखरे पड़े हैं। अमित की बूढ़ी माँ रसोई में खांसते हुए पानी गर्म कर रही है। काम्या सोफे पर बैठी पैर हिलाते हुए फोन पर किसी से किटी पार्टी की गॉसिप कर रही है। काम्या, ये सब क्या है? कल ही तो तुमने 25,000 का क्रेडिट कार्ड बिल बनवाया था और आज फिर इतनी सारी शॉपिंग। और माँ रसोई में इस समय खुद काम क्यों कर रही है? तुम उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती? हेलो, चिल्लाओ मत मुझ पर। वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और रही बात काम की, तो नौकरानी आज आई नहीं है तो क्या भूखे मर जाए? और ये शॉपिंग इसलिए की क्योंकि मुझे स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। स्टेटस? काम है, मेरी सैलरी लिमिटेड है, मैं कंपनी का सिर्फ एक मैनेजर हूँ। इस महीने का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। थोड़ा सोच समझ के खर्च किया करो। मेरी माँ को टाइम पर खाना पीना भी नहीं मिलता है। तुम सारा दिन बस उड़ने में लगी रहती हो। अरे यार, तुम मर्द हो, हमेशा अपनी सैलरी का रोना रोते रहते हो। तुम कमाते ही किस लिए हो? ताकि मैं ऐश कर सकूं, और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सको। और वैसे भी तुम इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मैनेजर हो। अपने बॉस को बोलो मेरी सैलरी बढ़ाए। हाँ, बॉस से कहूँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे बॉस राघव सर कितने कड़क और उसूलों वाले इंसान हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी इस तरह से पैसे पानी की तरह बहाती है और घर संभाल नहीं सकती, तो वो मेरी डांट लगा देंगे। वो खुद इतने सादे इंसान है कि कभी घमंड नहीं करते। हाँ, तो तुम्हारे बॉस कंजूस होंगे, पर मैं कंजूस नहीं हूँ। मुझे कल फिर मेरी फ्रेंड्स के साथ एक महंगी कैफे में जाना है, पैसे ट्रांसफर कर देना। अमित दुखी मन से कमरे में चला जाता है। अगले दिन काम्या ने अपनी हाई फाई सहेलियों के लिए किटी पार्टी रखी है।
टेबल पर महंगे महंगे विदेशी डिशेस और ड्रिंक्स रखे हैं। काम्या जानबूझकर अपनी सहेलियों के सामने नई डायमंड रिंग का फ्लॉन्ट कर रही है। उसी रेस्टोरेंट के कोने में शालिनी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने आई है। ओह गॉड गर्ल्स, देखो ना, अमित ने कल ही मुझे ये सॉलिटेयर गिफ्ट किया है। मैं तो मना कर रही थी कि 5 लाख खर्च मत करो, पर वो कहाँ मानते हैं। वाह काम्या, तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है। तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता क्या तुमको? तुम इतना खर्च करती रहती हो। हाँ यार, आखिर वो कमाता मेरे लिए ही तो है। तभी काम्या की नजर शालिनी पर पड़ती है। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रही है? इस गंवार को इस आलीशान रेस्टोरेंट का रास्ता किसने दिखा दिया? रुको, मैं अभी इसकी क्लास लेती हूँ। काम्या अपनी सहेलियों के साथ शालिनी की टेबल पर पहुंचती है। अरे शालिनी, तुम यहाँ, वैसे यहाँ मिनिमम बिल भी 5,000 का आता है। तुम्हारी जेब अलाउ कर देगी ना, या फिर पानी पीकर बिल बचाने का इरादा है? अगर पैसे कम पड़े तो बता देना, मेरे पति मैनेजर हैं। मैं वेटर को टिप में ही पैसे ही दे देती हूँ इतने। थैंक यू काम्या, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ बच्चों को उनकी मनपसंद की चीजें खिलाने आई हूँ। और रही बात बिल की, तो स्वाद और अपनों की खुशी अहम होती है, बिल का साइज नहीं। ये फिलॉसफी की बातें ना सिर्फ वो करते हैं जिनकी जेब खाली होती है डार्लिंग। चलो गर्ल्स, इसके साथ बैठेंगे तो हमारा भी स्टैंडर्ड गिर जाएगा। काम्या फिर से शालिनी की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है और शालिनी फिर से मुस्कुराते हुए एंजॉय करती है। कुछ दिनों बाद फिर से काम्या और उसकी सहेली नताशा हाथ में दर्जनों महंगे शॉपिंग बैग्स लिए घूम रही है। वहीं शालिनी अपनी सासू माँ और ससुर जी के लिए एक नॉर्मल खादी के स्टोर से कुर्ता साड़ी खरीद कर बाहर निकल रही है। शालिनी के ससुर भी बहुत ही साधारण धोती कुर्ते में है। ओ गॉड, काम्या देखो जरा, वो तुम्हारी वही सहेली है ना शालिनी? देखो तो, इस इंटरनेशनल मॉल में भी खादी के ठेले से शॉपिंग कर रही है। और साथ में वो बुढ़ा कौन है? कितने गरीब लग रहे हैं दोनों। अरे नताशा, इसके दिन ही ऐसे हैं, रुको जरा मजे लेते हैं। काम्या और नताशा मटकती हुई शालिनी और रमेश जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हाय शालिनी, ओहो, ये तुम्हारे ससुर जी हैं क्या? मान गए यार तुम्हारी पसंद को। इस जमाने में भी कोई ऐसे पिछड़े कपड़ों में मॉल आता है क्या? मॉल वाले इन्हें अंदर आने कैसे देते हैं? बेटा, इंसान कपड़ों से नहीं अपने कर्मों और संस्कारों से बड़ा होता है। सादगी में ही सबसे बड़ा सुख है। ओ प्लीज अंकल, ये लेक्चर अपनी क्लास के लोगों को देना। काम्या चलो यार, हमें गुच्ची के स्टोर में जाना है। हाँ नताशा, मैं तो कितनी भी शॉपिंग करूं, मेरा पति कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि काम्या तुम बस उड़ाओ। शालिनी, कभी अच्छे स्टोर की हवा भी खा लिया करो। काम्या और नताशा हंसती हुई चली जाती है। तभी बहू, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे पापा, छोड़िए ना, चलिए हम घर चलते हैं। शालिनी अपने ससुर जी के साथ घर आ जाती है और घर आकर शालिनी रसोई में खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बना रही है। तभी उसका पति राघव घर आता है। शालिनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास इतने सारे कुक्स और सर्वेंट है, तुम खुद रसोई में इतनी गर्मी में क्यों परेशान होती हो? अरे, अपने हाथ से अपने पति और परिवार के लिए खाना बनाने में जो सुकून होता है ना राघव, वो इन नौकरों के हाथ के खाने में कहाँ। और वैसे भी इंसान के पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ज्यादा आराम इंसान को आलसी बना देता है। सच में शालिनी, तुम करोड़ों की मालकिन होकर भी जितनी सादगी से रहती हो ना, वो देखकर मुझे खुद पर गर्व होता है। आज मार्केट में क्या हुआ, रामू काका बता रहे थे कि तुम धूप में पैदल ही चली गई। हाँ, वो रास्ते में मेरी कॉलेज की एक पुरानी सहेली मिल गई थी, वो काम्या। वो बेचारी अपनी कार में थी, उसने मुझे पैदल देखा तो उसे लगा कि शायद मेरी माली हालत ठीक नहीं है। उसने मेरा काफी मजाक भी उड़ाया। मजाक उड़ाया? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम किसकी पत्नी हो और तुम्हारा अपना क्या स्टेटस है? अरे नहीं बाबा, बताने की क्या जरूरत है। पैसों का घमंड क्या करना। वो कह रही थी कि उसका पति तुम्हारी ही कंपनी में मैनेजर है, अमित नाम है। शायद वो बेचारी बहुत शो ऑफ करती है, कहती कि पति कमाता ही इसलिए है कि पत्नी उड़ाए। मुझे तो उसके पति के लिए बुरा लग रहा था। अच्छा अमित। हाँ, अमित मेरी कंपनी का एक बहुत ही होनहार और सीधा मैनेजर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी पत्नी इस तरह की है। खैर, इस वीकेंड हमारी कंपनी की एनुअल सक्सेस पार्टी है। मैंने सभी एम्प्लॉयज को उनकी फैमिली के साथ इनवाइट किया है। तुम भी मेरे साथ चल रही हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं वहां भी बिल्कुल साधारण तरीके से ही जाऊंगी, कोई तड़क भड़क नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, माय लेडी लक। शालिनी अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाती है। अगले दिन शालिनी अपनी सास के पुराने कंगन ठीक करवाकर दुकान से बाहर निकल रही होती है। तभी काम्या अपनी बड़ी सी कार से उतरती है। उसने बाहरी गॉगल्स और बहुत ही लाउड मेकअप कर रखा था। अरे शालिनी, तुम इस छोटी सी सुनार की दुकान से निकल रही हो? ओहो, लगता है अपने कोई पुराने टूटे फूटे गहने बेचने आई हो। दिन इतने खराब चल रहे हैं क्या तुम्हारे?
नहीं काम्या, बेचने नहीं आई थी। माँ जी के पुराने कंगन थे, उनकी पॉलिश थोड़ी खराब हो गई थी, बस वही ठीक करवाने आई थी। पुरानी चीजों की एक अलग ही वैल्यू होती है। छी यार, पुरानी चीजें। मैं तो एक बार पहना हुआ गहना दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती। देखो आज मैं पूरे 10 तोले का नया सेट लेने आई हूँ। अच्छी बात है काम्या, लेकिन क्या तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता तुम्हें? अरे क्यों कहेगा, आखिर पति कमाता ही पत्नी के शौक पूरे करने के लिए है। वैसे अच्छा सुनो, तुम घर कैसे जाओगी? कहो तो मैं अपनी कार के पीछे डिग्गी में तुम्हें जगह दे दूं, क्योंकि इस धूप में तुम्हें कोई ऑटो भी नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं काम्या, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, रास्ता पास में ही है। तुम अपनी शॉपिंग एंजॉय करो। काम्या फिर से शालिनी का मजाक उड़ाकर चली जाती है। शॉपिंग करके काम्या घर आती है, तभी उसकी सास, बहू, ओ बहू, जरा डॉक्टर ने जो हरी दवाई लिखी थी वो ला देगी? घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है बेटा। ओहो माँ जी, आप भी सारा दिन अपनी बीमारियों का रोना लेकर बैठ जाती हो। देखती नहीं कि मैं भी शॉपिंग करके आई हूँ? नौकर को बोलिए, वो लगा देगा। मेरा मूड मत खराब करिए। उसी वक्त अमित ऑफिस से थक हार कर अंदर आता है और काम्या की ये बात सुन लेता है। काम्या, ये क्या बदतमीजी है? माँ सुबह से दर्द से परेशान है और तुम यहाँ हजारों की ड्रेसेस का शो ऑफ कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तो मैंने क्या किया? नौकर किस लिए है? और ये बैग्स नीचे क्यों गिराए? आपको अंदाजा भी है इंटरनेशनल ब्रांड की ड्रेस है। आपकी 2 महीने की सैलरी चली जाएगी इसमें। वही तो बोल रहा हूँ काम्या, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी इन फालतू की फरमाइशों को पूरा कर सकूं और अपनी माँ का इलाज भी ना करवा पाऊं। प्लीज सुधर जाओ। मैं क्यों सुधरूं? जो मर्द अपनी बीवी के शौक पूरे नहीं कर सकता उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और सुनो, चिल्लाओ मत मुझ पर। तुम्हारे ये बॉसगिरी ऑफिस में चलती होगी, घर पर नहीं। पति कुछ नहीं कहता, ये डायलॉग मैं अपनी सहेलियों के सामने बोलती हूँ। तो अपनी इज्जत बनाए रखो और मुझे शांति से जीने दो। अमित गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है और काम्या रूम में आकर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नई ड्रेस फ्लॉन्ट करने लगती है। उसी दिन शाम को शालिनी हाथ में थैला लिए फुटपाथ पर खड़ी है। तभी काम्या पास के एक मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने ही जा रही होती है कि तभी कार एक ऑटो से थोड़ा सा टच हो जाती है। काम्या तुरंत कार से उतरकर तमाशा शुरू कर देती है और ऑटो वाले को डांटने लगती है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मेरी 10 लाख की कार पर स्क्रैच आ गया, तुम्हारी पूरी पुश्तें बिक जाएंगी इस कार का पेंट ठीक करवाने में। मैडम जी, गलती आपकी कार की थी, आपने अचानक टर्न लिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। गरीब हो तो घर बैठो, काम्या पुलिस को फोन करो। इसके हस्बैंड के अंदर इतने लोग काम करते हैं, एक फोन पर ही ऑटो वाला जेल में होगा। काम्या शांत हो जाओ, गलती तुम्हारी कार की ड्राइवर की थी, उसने इंडिकेटर नहीं दिया था। इस गरीब को क्यों परेशान कर रही हो? जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं दे देती हूँ। तुम दोगी पैसे? तुम्हारी खुद की औकात इस ऑटो में घूमने की है शालिनी। तुम मेरी बराबरी मत करो। मेरा पति मैनेजर है, वो 1 मिनट में इस सड़क को खाली करवा सकता है। तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। पैसा और पावर दूसरों की मदद करने के लिए होते हैं काम्या, उनका शोषण करने के लिए नहीं। याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त मेरा हमेशा टॉप पर रहेगा। चलो नताशा, इस गंवार की मुंह नहीं लगना। तुम्हारे पति की औकात नहीं है ना तुम्हारे शौक पूरे करने की। देखो मुझे, मेरा स्टेटस, मैं कुछ भी करूं, मेरा पति मुझे कुछ नहीं कहता। चलो नताशा, मुझे सैटरडे पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है। सैटरडे पार्टी तुम आ रही हो क्या यहाँ? हाँ, पर इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे पति की बॉस की पार्टी है, कोई मोहल्ले के नहीं। खैर, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। चलो नताशा। काम्या मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। सैटरडे को द ग्रेट इंपीरियल होटल में अमित की कंपनी के सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी पत्नियों के साथ मौजूद हैं। अमित और काम्या पार्टी में एंट्री करते हैं। काम्या ने बहुत ही भारी चमकीली साड़ी और ढेर सारे गहने पहन रखे हैं। तभी हॉल में एक कोने में काम्या को शालिनी दिखाई देती है। शालिनी ने एक बेहद सादी लेकिन शालीन सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। वो एक वेटर से पानी का गिलास ले लेती है। अमित देखो जरा, वहाँ वो तुम्हारी कंपनी की पार्टी का स्टैंडर्ड क्या है? तुम लोग किसी को भी उठाकर यहाँ बुला लेते हो क्या? देखो उस गवार शालिनी को यहाँ बुला लिया है, पता नहीं किसके सोच से ये अंतर आ गई है। कौन वो महिला? काम्या, तमीज से बात करो। तुम तो चुप ही रहो, अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। यहाँ कर हमारा स्टैंडर्ड खराब कर रही है। काम्या तेजी से कदम बढ़ाती हुई शालिनी के पास पहुँचती है। वहाँ कुछ और बड़े ऑफिसर्स की पत्नियां भी खड़ी थी। एक्सक्यूज मी शालिनी, तुम यहाँ, आई मीन सीरियसली, ये तुम्हारे पति की कंपनी की औकात से बाहर की जगह है। तुम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को भी आजकल ऐसे आलीशान होटलों में एंट्री मिल जाती है क्या? यहाँ का एक कप कॉफी का बिल भी तुम्हारे पति की पूरे हफ्ते की कमाई होगी।
चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। आसपास खड़ी महिलाएं काम्या को हैरान होकर देखने लगती है कि तभी काम्या, ये एक पब्लिक पार्टी है और किसी के कपड़ों और सादगी से उसकी कीमत मत लगाओ। सम्मान पूर्वक तुम्हें, तुम जो हर वक्त फटेहाल घूमती हो, पैदल सब्जी लेने जाती हो। देखो मेरे पति अमित को, वो इस कंपनी का मैनेजर है और मैं चाहूँ वो खर्च कर सकती हूँ क्योंकि मेरा पति कुछ नहीं कहता, और तुम यहाँ फ्री का खाना खाने आई हो। तभी अमित वहां दौड़ता हुआ आता है। वो काम्या को रोकने की कोशिश करता है। काम्या पागल हो गई हो क्या? चुप हो जाओ, तुम किससे बात कर रही हो? तमीज सीखो। अरे तुम डरो मत अमित, इस जैसी औरत को इसकी औकात दिखाना जरूरी है। इसके पति की वजह से हमारा लेवल गिरता है। उसी वक्त कोट पैंट पहने हुए बेहद हैंडसम और कड़क अंदाज में राघव एंट्री करता है। राघव को देखते ही पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो जाता है। अमित, अमित देखो, तुम्हारे बॉस आ गए। चलो उनसे मिलकर अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करो। देखो कितने रईस लग रहे हैं। अमित का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। राघव सीधे कदम बढ़ाता हुआ उसी तरफ आता है जहाँ काम्या, शालिनी और अमित खड़े हैं। काम्या अपने चेहरे पर एक बड़ी सी बनावटी मुस्कान ले आती है और आगे बढ़ती है। गुड इवनिंग सर, मैं अमित की वाइफ काम्या। आपकी कंपनी सच में बहुत अच्छी है, पर यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो। राघव काम्या की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो सीधे शालिनी के पास जाता है। सॉरी शालिनी, मुझे कार पार्क करने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम्हें यहाँ कोई अकेले में परेशानी तो नहीं हुई है ना? सर आप इस औरत को, आई मीन शालिनी को कैसे जानते हो? कौन में चुप हो जाओ बदतमीज औरत। ये हमारे राघव सर की वाइफ और इस पूरे एम्पायर की मालकिन है, शालिनी मैम। क्या ये बॉस की वाइफ है? लेकिन ये तो इतनी सिंपल पैदल सब्जी। हाँ मिसेस काम्या, ये इस कंपनी की और मेरी जिंदगी की मालकिन है। और जो सादगी आपको गरीबी लग रही है वो ऊंचे इनके संस्कार है। आप बहुत घमंड से कहती है ना कि आपका पति कुछ नहीं कहता। काम्या डर के मारे थर थर कांपने लगती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अमित, तुम बहुत अच्छे मैनेजर हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी के इस बर्ताव और पैसों के इस अंधे घमंड के बारे में मुझे आज ही पता चला है। काम्या, आज तुम्हारी आंखों का पर्दा हट जाना चाहिए। तुमने कहा था ना कि पति कमाता ही इसलिए है कि पत्नी उड़ाए, और तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता। सुनो काम्या, पति कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अंधा है या लाचार है। वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा सम्मान करता है और घर में शांति चाहता है। लेकिन उसकी इस शराफत का फायदा उठाकर उसके पैसों को पानी की तरह बहाना और घमंड में चूर होकर अपनों को ही नीचा दिखाना, ये बड़प्पन नहीं, तुम्हारी छोटी सोच है। शालिनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं घमंड में अंधी हो गई थी। माफी मुझसे नहीं, अपने पति अमित से और अपनी उस बूढ़ी सास से मांगो जिन्हें तुमने कभी सम्मान नहीं दिया। पैसा आज है कल नहीं होगा काम्या, लेकिन वो सादगी, संस्कार और परिवार का प्यार होता है, वही इंसान की असली दौलत होती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगी ना, उस दिन तुम्हें असली अमीर होने का मतलब समझ आएगा। काम्या रोते हुए अमित के सामने हाथ जोड़ लेती है। अमित उसे पकड़कर हॉल से बाहर ले जाता है। काम्या को उसका सबक मिल चुका था। पूरी पार्टी में शालिनी की सादगी और उसकी इस खूबसूरत सीख की वाहवाही होने लगती है।